हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम यू टू यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। अभी तो बाजार की हालत बहुत खराब है। पोर्टफोलियो का 20-30% डाउन होना तो बहुत नॉर्मल सा हो गया है। बट बाजार के दिग्गजों की माने तो मार्केट इज वेरी क्लोज टू बॉटम एंड दिस इज द राइट टाइम टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी बिल्कुल सही समय है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें और बिल्कुल हम लोग इस टाइम बाजार के बॉटम पे बैठे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हमारी स्टॉक मार्केट सीरीज एजुकेशन सीरीज के जरिए आज सीखते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज: पीई, पीबी एंड पीईजी, प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक एंड प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। हमें आशा है आपने हमारे स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज के अंतर्गत पिछले दो वीडियोस भी देखे होंगे। यदि नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने बेसिक्स से बिल्कुल स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट क्या है, सेबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती हैं। बिल्कुल जिसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है वो हमारा ये वीडियो देखें। नेक्स्ट में हमने स्टॉक प्रोसेस के सिलेक्शन को कि कैसे किसी स्टॉक को हम कैसे चुन सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत स्टॉक है मार्केट में और उनमें से हम कैसे अपने स्टॉक को चुने कि हम अपना पैसा उसको लगाएं, उस पे लगाएं कि ये सोचते हुए कि वो बढ़ेगा। तो हमने उस पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस पे, तो प्लीज जरूर जाके देखिएगा। हमारे लर्निंग स्कूल के अंतर्गत विजय केडिया जी का बहुत ही फेमस सेइंग और आज के लिए बहुत सटीक बैठता है: देयर इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हम सब जानते हैं, बट देयर इज ऑल्सो ए भंगार कैप, मतलब वेस्ट, कूड़ा करकट जिसे हम बोलते हैं। मोर देन 4,000 आउट ऑफ 6,000 कंपनीज फिट इनटू दिस कैटेगरी। विजय केडिया जी ने कहा है कि 4,000 से ज्यादा कंपनियां हैं 6,000 में से टोटल में से जो इस कैटेगरी में आती हैं और दे शो अप ओनली इन द गुड टाइम्स। अच्छे समय में वो बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन हमें इनसे केयरफुल रहना होता है। विजय केडिया जी बहुत एस इन्वेस्टर हैं इंडिया में, और अभी जब डाउन है मार्केट तब इनका मार्केट कैप, इनका नेटवर्थ 700 करोड़ है। जीरो से इन्होंने स्टार्ट किया था, पीक पे अपने ये 1200 समथिंग करोड़ तक भी पहुंचे हैं। और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। कभी मौका लगेगा आने वाले फ्यूचर में तो हम इनकी और भी जो मार्केट में अच्छा किया है उनकी स्टोरीज लेंगे फ्यूचर में और समझेंगे और इनसे सीखेंगे कि इन्होंने कैसे कितना मेहनत की, कितना प्रयास किया, कितनी संघर्ष किया इस लेवल तक पहुंचने में। तो चलिए आगे चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीक में क्या क्या हमने देखा, क्या कौन कौन सी हाइलाइट्स थी वीक की। तो सब जानते हैं फेड हाइक, बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे थे सब लोग कि फेड क्या करेगा, रेट हाइक बढ़ाएगा, रोकेगा, कम करेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट को उन्होंने 0.25 बढ़ाया है। पिछली बार तक अब तक 0.5 ज्यादा तक किया था, लेकिन अभी उन्होंने एक संकेत भी दिया और 0.25 बढ़ाया है कि इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी उम्मीद है कि शायद जब अगली मीटिंग्स होगी इनकी तो शायद ये अब ना बढ़ाएं या फिर कम भी कर सकते हैं। और एक न्यूज आई थी बीच में जस्ट कुछ दिनों पहले कि हिंडनबर्ग, जिन्होंने पहले अडानी पे शॉर्ट किया था और काफी स्टॉक को हिला दिया था, तो अब उन्होंने नेक्स्ट टारगेट किया है। ट्विटर के ही एक्स सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने उनकी कंपनी है, उन्होंने एक ब्लॉक नाम से कंपनी बनाई है, तो उसको पेमेंट फॉर्म है वो, तो उसको लेके उन्होंने उसको शॉर्ट किया है और अभी वो काफी चर्चा में है और आई थिंक 20 या 10 to 20% वो गिर भी चुकी है। और इस दौरान एक और न्यूज आई थी कि पहले यूएस के बैंक्स थे, अब फिर उसके बाद क्रेडिट स्विस आया स्विट्जरलैंड का, अब जर्मन बैंक्स का भी डॉइचे बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, लाइक इंडिया में से एसबीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक की तरह माने। डॉइचे बैंक बहुत बड़ा बैंक है, अब उस पे भी कुछ संकट के बादल दिख रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है उसमें। तो जस्ट एक न्यूज था। तो बाकी लेटेस्ट के लिए आप प्लीज जो न्यूज चैनल्स हैं सब हैं उनको देखिए और अलर्ट रहिए। ओके, तो हम लोग अपना शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसे हमने कहा कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पी रेशियो से। ठीक है, पी रेशियो को समझें और तो उससे पहले हम जानते हैं कि स्टॉक प्राइस को देख के क्या करना है, स्टॉक प्राइस कैसे निकलता है और स्टॉक प्राइस सस्ता है कोई स्टॉक या महंगा है। पहले हम इसको समझते हैं कि क्या है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो, मैंने इस वीडियो में काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं क्योंकि एग्जांपल से हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, लेकिन सभी जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए ही हैं, समझने के लिए हैं, नो एडवाइस।
जैसे देखिए का एमआरएफ और आईटीसी मैंने 2 कंपनियाँ ली हैं। एमआरएफ भी सबको नोन है, टायर में बड़ी दिग्गज है। आईटीसी सब जानते हैं, फूड एंड एफएमसीजी कंपनीज़ में है। मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है इनका। तो बहुत हाई उसमें है, मतलब कि ये तो मीडियम कैप में आते हैं, लेकिन लार्ज कैप ही मान लीजिए, और ये 4,73,000 करोड़ इनका मार्केट कैप है। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक प्राइस 385 का स्टॉक है आईटीसी का, एमआरएफ का स्टॉक है 84,900, मतलब 85,000। किसी को लगेगा, कहेगा, फर्स्ट नज़र में कोई देखता है तो कहता है, जिसको नहीं अभी स्टार्ट किया है, नॉलेज नहीं है, कहेगा कि एमआरएफ का शेयर तो बहुत महँगा है, इसको कैसे खरीदें? देखो, प्राइस वाइज़ देखने में बिल्कुल लग रहा है कि हाँ जी, इतना पैसा नहीं हो पाता सबके पास, तो महँगा दिख रहा है। लेकिन लेकिन क्या ये एक्चुअल में महँगा है? तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं, इतना प्राइस कैसे आया? एक्चुअल में जो प्राइस आता है, वो है स्टॉक प्राइस का हम फॉर्मूला समझते हैं पहले, कि जो मार्केट कैप है, जितना भी मार्केट कैप है उसको डिवाइड करेंगे अब नंबर ऑफ शेयर से। हर कंपनी अलग-अलग शेयर निकालती है। कोई कंपनी 1000 शेयर निकालेगी, तो कोई 1 करोड़ शेयर निकालेगी, तो कोई 10 करोड़ शेयर भी निकालती है। अब देखिए, एमआरएफ ने केवल 42 लाख शेयर निकाले हुए हैं और आईटीसी ने 1230 करोड़ शेयर्स निकाले हुए हैं। तो मार्केट कैप ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका पर स्टॉक प्राइस कम ही है, क्योंकि उनके पास शेयर्स ही बहुत हैं और एमआरएफ के पास बहुत लिमिटेड शेयर्स हैं, 42 लाख। तो मार्केट रेट कम है, फिर भी शेयर का प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम कहें कि एक स्टॉक प्राइस महँगा है, कि ये तो बहुत महँगा है, तो वैसे नहीं कह सकते, क्योंकि हर कंपनी का अलग-अलग मार्केट कैप होता है और अलग-अलग ही शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, जो कंपनी पे डिपेंड करते हैं, उनके मैनेजमेंट पे, हम कितने शेयर्स को हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो स्टॉक प्राइस का फॉर्मूला निकल के आता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्टॉक के जस्ट प्राइस देख के कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये सस्ता है या महँगा है। तो ये जस्ट इस स्लाइड में हमने समझाना चाहा है। आगे आप कैसे समझें कि स्टॉक प्राइस सही में सस्ता है या सच में महँगा है, तो उसको समझने के लिए हमने आज की जो रेशियोज़ हैं, उस पे हम लोग चलते हैं। पीई रेशियो। तो क्या है पीई रेशियो? बहुत कॉमन है। सबसे पहले जो कहीं भी आप किसी वेबसाइट को उठा लीजिए, पीई रेशियो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है कि पी इसका पी इतना, इसका पी इतना। है क्या ये? पी मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मतलब मार्केट में मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, कि जो हम शेयर रोज़ देखते हैं कि आज अडानी एंटरप्राइज इतने रुपए का है, आईटीसी इतने रुपए का है, तो मतलब वो मार्केट प्राइस। एंड उसको डिवाइड करना है टू अर्निंग्स पर शेयर, कि वो कितना कमा रहा है, उसकी अर्निंग्स पर शेयर कितनी आ रही है, वो उसका पी रेशियो है। इसका मतलब अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है, अर्निंग्स कम है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो पी क्या होगा? बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा रहेगा। तो हम यही कह रहे हैं, ये मैथमेटिकली समझाना चाहे कि शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है? तो अभी हम इसको कुछ एग्जांपल्स देते हैं, चलो। एग्जांपल से हम समझते हैं। सॉरी, पहले हम एक बार हम बात करेंगे पी रेशियो कितने-कितने प्रकार के होते हैं, तो और उसको कैसे हमें देखना चाहिए। तो पी पी रेशियो बेसिकली होते हैं, जो हमें नॉर्मली पी दिखता है हर वेबसाइट्स में, जैसे मनी कंट्रोल आप देखो, स्क्रीनर देखो, और टिकर टेप देखो। वैसे ये वीडियो जो है मैं स्क्रीनर की हेल्प से बना रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें डिटेल दिया हुआ है। आप सब भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दोनों वर्ज़न है, कोई सा भी वर्ज़न उसको देख के और अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो पी रेशियो में एक होता है ट्रेलिंग 12 मंथ या पास्ट पी, या ओनली पी बोलते हैं इसको, कि वो क्या करते हैं कि पुराना अभी तक उसने कितना कमाया, मतलब लेटेस्ट अर्निंग्स क्या थी, उस रेशियो को देख लेते हैं। फॉरवर्ड पी में ये अज़्यूम किया किया जाता है, या फिर ये असम्पशन किया जाता है आगे, कि आगे आने वाले टाइम में अर्निंग्स कितना करेगी कंपनी, तो उसलिए हम फॉरवर्ड पी निकालते हैं उसका। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें थोड़ा एनालिसिस ज़्यादा लगता है कि फॉरवर्ड पी कैसे निकालें, कितनी अर्निंग करने वाली है। अभी 2023-24 चल रहा है, अभी सॉरी 22-23 है, अभी 23-24 स्टार्ट होगा, कितनी अर्निंग करेगी अगले साल में। तो वो काफ़ी इसमें इफ्स एंड बट्स लेके हम लोग प्रोस एंड कॉन्स लेके चलते हैं। तो फॉरवर्ड पी है, कैलकुलेट होता है। और एक होता है पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में और रिलेटिव टर्म्स में, थोड़ा समझते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब किसी कंपनी को हमने लिया, उसका उसी वक़्त हमने पी देखा, तो वो हो गया एब्सोल्यूट टर्म्स, तो उस कंपनी का कितना पी। लेकिन अगर हमें बेसिकली चलना चाहिए सेक्टर के हिसाब से, क्योंकि हर सेक्टर के हिसाब से कंपनी को एनालिसिस करना चाहिए कि अपने सेक्टर में ये कैसा कर रही है। तो इसलिए हमने देखना चाहिए, जनरली हमें देखना चाहिए रिलेटिव पी, उसको पीयर से उसका कंपैरिजन करना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर से उसका कंपैरिजन करना चाहिए, कि हाँ, कि इसका प्राइस टू इक्विटी अपनी दूसरी कंपनियां जो कि इस जैसा ही काम करती हैं, उसके अनुसार और उनके कंपैरिजन में कैसा है, तो उसको हम देखते हैं, रिलेटिव पी बोलते हैं उसको।
तो अभी हम थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम समझते हैं। देखो, मैंने थोड़े 2 सेक्टर्स के एग्जांपल लिए हैं। एक एक है ये वाला, हम फर्स्ट चार्ट देखते हैं। इसमें इकेआई एनर्जी, इकेआई एनर्जी मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, और जस्ट लास्ट वीडियो था। और ये कार्बन क्रेडिट्स में, प्लास्टिक क्रेडिट्स में एनवायरमेंटल बेस्ड कंपनी है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी प्रोस्पेक्टिव है। वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो इसका लेकिन अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटर है ही नहीं। मीन्स इंडिया में ही नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि अभी तक वर्ल्ड में भी कहीं भी लिस्टेड कंपनी नहीं हुई है जो कि इस कार्बन क्रेडिट में, प्लास्टिक क्रेडिट में लिस्ट हुई हो। तो ये फर्स्ट इकलौती लिस्टेड कंपनी है, तो इंडिया में तो है ही नहीं। तो फिर भी हम लोग कहीं अगर सर्च करते हैं तो पीएस के साथ कंपैरिजन दिखा देते हैं, जो दूसरी सर्विस कंपनीज हैं लाइक सीडीएसएल, कैम्स, आईएक्स। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशंस नहीं रहेगा, लेकिन फिर तो इसलिए हम इसका एब्सोल्यूट पी ही देखते हैं। तो जैसे अभी देख रहे हैं तो 4.67 है, काफी ठीक लेवल है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जैसे हम टायर के कैटेगरी है, उसमें एमआरएफ टायर है और सीएट टायर है। तो एक बार देखेंगे, सब कहेंगे ओहो, एमआरएफ का प्राइस 83,000 मीन्स ऑलमोस्ट 84-85,000 के आसपास है। सीएट वो 1300, तो सीएट सस्ता है, सीएट सही है, सीएट सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसको आगे देखेंगे। देखो पी देखिए इनका आप। तो अब पी में हमने अभी जस्ट देखा था कि नंबर ऑफ शेयर्स ही अगर कम निकाले हुए हैं एमआरएफ ने, तो फिर प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है वो 59.9, मतलब 60 के आसपास। लेकिन सीएट का कितना है, 64 है। तो इस टर्म्स में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सीएट महंगा है। सीएट में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा निकाले हुए हैं, इसलिए जब मार्केट कैप से डिवाइड किया तो करंट मार्केट प्राइस कम आया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसी के अनुसार किसी किसी शेयर में अगर प्लस माइनस होगा तो शेयर्स उसके कम होने चाहिए। तो भी हम उसमें ज़्यादा, हम उसमें देख सकते हैं कि एक गेन आता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए। अभी एक और एग्जांपल है हमारे पास, देखते हैं। जैसे हमने गैस का उठाया, जैसे अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस को आप देखोगे तो इसका प्राइस टू इक्विटी कितना आ रहा है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 221। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस 1007। कितना हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बहुत हाई। अर्निंग्स कुछ आ ही नहीं रही है, 4 रुपए 56 पैसे जस्ट। और सेकंड में यहीं पे एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी गेल, और इनका प्राइस टू अर्निंग्स देखिए 8.09। अर्निंग्स काफी अच्छी आ रही है, कार्बन मार्केट प्राइस काफी कम है। तो कुछ कंपनीज में ऐसा रहता ही है, वो प्राइस टू अर्निंग्स भी ज्यादा होता है, वो एक्चुअल में महंगी ही होती हैं। तो वो महंगी दिखती भी हैं और महंगी होती भी हैं। तो अडानी टोटल गैस कितना महंगा है, हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैंने अडानी के सभी कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस किया था, और वीडियोस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज जाके देख सकते हैं। तो अडानी गैस का क्या होता है कि ये डिमांड वर्सेस सप्लाई वीक का गेम रहता है कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मार्केट न्यूज बेस्ड सेंटिमेंट्स पे होता है कि कोई न्यूज आई कि अडानी ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं, वहां प्लांट लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सबको लगता है, एक फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि बस हम रह जाएंगे, हम रह जाएंगे, जल्दी खरीद लो, जल्दी खरीद लो। तो ऐसे केस में क्या होता है, डिमांड वर्सेस सप्लाई का एक गेम चलता है। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस फिर वैसे ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए अब आप देखोगे गेल में पीएसयू है, सबको लगता है अरे कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है, कुछ नहीं देने वाली, तो ज्यादा नहीं खरीदते हैं। तो अर्निंग्स भी कर रही है, प्राइस टू अर्निंग्स भी कम है, शेयर प्राइस का, मार्केट का प्राइस भी कम है। लेकिन यहाँ पे देखोगे प्राइस टू अर्निंग्स 220 है, बहुत ज्यादा। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 221 रुपए हम अभी लगाना चाह रहे हैं। कुछ इसको हम अगर ऐसे समझे तो बहुत हाई है। तो इस तरीके से हमें कंपनीज का एनालिसिस करना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग्स ही काफी नहीं होता है, क्योंकि कुछ सर्विस सेक्टर की कंपनी होती हैं, एसेट लाइट कंपनीज होती हैं, जहाँ पर बहुत एसेट कम होता है, ज्यादा प्लांट नहीं लगाना होता, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, मशीनरीज वगैरह नहीं, कैपेक्स नहीं लगाना होता, जैसे कि सर्विस सेक्टर कंपनीज है, आईटी कंपनीज हैं, जैसे बैंक्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओनली प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से ही काम नहीं चलता है, क्योंकि इस केस में हमें उनका बुक वैल्यू भी समझना चाहिए कि उनके उनके बैलेंस शीट में एक्चुअली उनके बुक्स की वैल्यू कितनी है। तो इसलिए फिर वो रेशियो आता है, और उसको हम कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ठीक है। तो हम समझते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, और द पीबी रेशियो इज द प्राइस टू बुक रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर टू बुक वैल्यू ऑफ ए शेयर। मतलब क्या है, हम समझते हैं थोड़ा दोबारा। कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उसको वो एकदम से कोई अनाउंसमेंट होता है कि नहीं, ये कंपनी अब बंद होने जा रही है। तो
अब उसमें जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने उसपे पैसा लगाया, किसी ने 1 शेयर लिया, किसी ने 1000 लिए, किसी ने कुछ लिए, तो उनको कितना पैसा मिलेगा? उस वक़्त उनको जो पैसा मिलेगा, वो बेसिकली मिलेगा कि उनके एसेट्स वग़ैरह सब कुछ बेचा जाएगा, ठीक है? पहले उनकी लायबिलिटीज़ कुछ उनके कर्ज़े होंगे तो उसको उनको दिया जाएगा। सब कम होने के बाद एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को कम करने के बाद जो बुक्स की जो वैल्यू बचेगी, उसको नंबर ऑफ शेयर्स में उसको डिवाइड करके तब उसको दिया जाएगा। आप अगर बात समझते हैं समझ पा रहे हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्राइस टू बुक रेशियो है कि अगर कोई कंपनी बुक बंद हो रही है, उसको कितनी एसेट्स उसके पास हैं, उसके उसके बेसिकली उसके बैलेंस शीट में कितना वैल्यू है, जो वैल्यू है, बुक वैल्यू है, वो हम कहेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर ज़्यादा हो रही है किसी कंपनी की, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बुक की वैल्यू काफ़ी कम है, तो पीवी रेशियो बढ़ रहा है। एक नेगेटिव फिनोमेना है। क्योंकि क्योंकि बुक्स में दम नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में ज़्यादा कैपेक्स नहीं है, ज़्यादा एसेट्स नहीं है, लायबिलिटीज़ या फिर ज़्यादा है, एसेट्स हैं भी तो उसके बाद जो नेट बुक वैल्यू निकल के आएगी, जो कि हम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करेंगे, तो वो काफ़ी कम होगी। तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ जाएगा, एक नेगेटिव फिनोमेना होगा। थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं और चलते हैं समझते हैं। देखो, हमने अभी एग्ज़ाम्पल लिया बैंक्स का, बैंक्स के सेक्टर है सारे, ये आईटी सेक्टर है। पहले बैंक को देखते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक सबको बहुत पसंद है एचडीएफसी बैंक, बहुत अच्छा भी किया इन्होंने, अभी भी कर रहे हैं। और इसी में एक सेक्टर है, अभी हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारे स्मॉल कैप में हमने इसको डिस्कस किया था, फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि देखो जिन्होंने एक समय पे स्टार्ट करके अपना कोई एक लेवल प्राप्त कर लिया, अब उनको वहाँ से डबल होना है, ट्रिपल होना है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, क्या इसी रेट से ग्रो हो पाएँगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे-छोटे सेक्टर्स को लेके आते हैं, छोटे स्मॉल सेक्टर्स में देखते हैं कि कौन है जो हाँ, आने वाले टाइम के एचडीएफसी, आने वाले टाइम के एशियन पेंट्स ये बन सकें। तो हमारी एक कोशिश थी, हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखा और अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में है वो और हमने उसपे वीडियो बनाया, आप ज़रूर देख सकते हैं हमारे उस चैनल पे। तो अभी हम इन दोनों को समझते हैं, देखिए, तो इसमें प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए 19.86, 17.7 ठीक है? इसके लिहाज से थोड़ा लगता है कि हाँ, थोड़ा महँगा है, लेकिन हाँ, 2 पॉइंट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक वैल्यू का हमें रेशियो ज़रूर देखना चाहिए कि अभी इसमें करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना है, तो 3.5 तो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है, जो ₹1560 है, वो 3.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। इसका मतलब लगभग बुक वैल्यू जो कितनी होगी, लगभग ₹400 ठीक है? जस्ट मैं मोटा-मोटा कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अगर कल को एचडीएफसी बैंक बंद होती है, वैसे ऐसा होगा नहीं। होती है तो एक शेयर होल्डर को कितने रुपए मिलेंगे? ₹400 मिलेंगे क्योंकि उसका बुक वैल्यू कितना आ रहा है? ओनली 3.5 टाइम्स आ रहा है कि उतने पे वो ट्रेड कर रही है। वहीं हम देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, नया बैंक है अभी, ठीक है? लेकिन इनके पास अभी जो रेशियो है एसेट्स माइनस लायबिलिटी वाला जो हमने अभी पढ़ा था, वो हाई है, अच्छा है, तो बुक वैल्यू अच्छी है, तो डिवाइड किया उन्होंने अपने नंबर ऑफ शेयर्स को तो 1.6 आता है। तो इसका मतलब जस्ट है कि अगर 54 का प्राइस है तो हम ये मानते हैं कि हाफ से भी थोड़ा ज़्यादा इसको ये प्राइस पे है अभी, बल्कि वहाँ पर डिवाइड बाय 3.5 था, यहाँ डिवाइड बाय 1.6 है। तो आपको शायद थोड़ा समझ में आया होगा कि हम कैसे इसको जज कर रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग्स देखा, लेकिन उसके बाद हमें ऐसी कंपनीज़ में प्राइस टू बुक बुक वैल्यू भी देखना चाहिए। ऐसे ही हम आगे चलते हैं और देखते हैं आईटी सेक्टर को। एक कंपनी है टीसीएस और दूसरी कंपनी इन्फोसिस। दोनों को लगता है कि दोनों अच्छी हैं, मार्केट लीडर हैं, बहुत बढ़िया है जी, बहुत ठीक है। लेकिन अब हमें दोनों में से चूज़ करना है। देखिए, ये हम जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन है कि हमें अगर हमने अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, तो उसमें से देखें उन शेयर्स को कि हमने क्या सही पोर्टफोलियो बनाया है, क्या वो महँगे शेयर्स तो नहीं हैं, क्या वो ठीक हैं, ठीक है? या हम बनाने वाले हैं, तो फिर पहले हम सब कुछ एनालिसिस करके फिर हम उसमें अपना पोर्टफोलियो बनाएँ। वैसे आने वाले टाइम में हम एक वीडियो करेंगे कि पोर्टफोलियो कैसा बनाएँ, कैसे होना चाहिए, किस एज ग्रुप का कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, कैसा अगर कोई एम है किसी का, तो उसके हिसाब से कैसा होना चाहिए, तो हम कभी वीडियो करेंगे उसपे भी। चलो पहले हम इसको समझते हैं। तो टीसीएस और इन्फोसिस, ठीक है? दोनों अच्छी कंपनियाँ, दोनों अपने आप में दिग्गज हैं। टीसीएस का हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखते हैं 28, इन्फोसिस का देखते हैं 24, तो एक लेवल में दिखता है कि टीसीएस थोड़ा महँगा है जी, ठीक है। लेकिन फिर इसके हम उस पे आते हैं, मार्केट टू बुक वैल्यू मतलब पीवी रेशियो पे आते हैं। तो 11.72 मतलब टीसीएस जो है वो 11 टाइम्स का वैल्यू रख रही है, 11.7 टाइम्स वैल्यू रख रही है अपने बुक वैल्यू से।
बल्कि इन्फोसिस 7.8 है। दोनों ही ज़्यादा है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को ही चुनना है, वैसे देखो दोनों ही ज़्यादा है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो हम इस जजमेंट पे, प्राइस टू अर्निंग्स पे और प्राइस टू बुक पे हमें कह सकते हैं कि इन्फोसिस इज़ लिटिल बेटर देन टीसीएस। बाकी इसमें और भी फैक्टर होते हैं। देखिए, ये ओनली 3 फैक्टर या 2 फैक्टर नहीं है। अभी हमने एक सीरीज़ है ये हमारी, हम आगे बढ़ते रहेंगे, आरओसी, आरओई, ठीक है? कैश फ्लो सब पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि क्योंकि ये इतना ईज़ी भी नहीं है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि एक समझना एक कंपनी को। तो कोशिश है हमारी। तो अभी क्या है कि केवल यही फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, ये फैक्टर भी हैं। तो हम लोग इस बेस पे अपने एनालिसिस का एक फंडामेंटल एक कांसेप्चुअल हम काम कर सकते हैं। ठीक है? अब हमने प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देख लिया, प्राइस टू बुक वैल्यू देख लिया। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पैग रेशियो बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पैग रेशियो, पैग बोलते हैं, या फिर प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। मतलब कि प्राइस टू अर्निंग्स तो है, लेकिन ग्रोथ कितनी आ रही है कंपनी में, वो अगर जज करना है कि कंपनी में अगर ग्रोथ आ रही है, प्राइस टू अर्निंग्स अगर मान लीजिए ज्यादा है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं ज्यादा है जी। एशियन पेंट्स है, बहुत हाई अर्स पे रहते हैं, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग्स पे रहते हैं, नेस्ले है, बहुत हाई अर्निंग पे रहते हैं, लेकिन क्या उनमें ग्रोथ भी आ रही है, नहीं आ रही, वो भी अगर हमें देखना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ ठीक है, हम हाई पी का स्टॉक भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो हमें आने वाले टाइम में ग्रोथ देगा। ठीक है? तो प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, जैसा हमने समझा भी, ये रेशियो है प्राइस टू अर्निंग्स डिवाइडेड बाय ईपीएस ग्रोथ। तो प्राइस हमने मार्केट प्राइस, अर्निंग्स हमने पहले देखा था, अर्निंग्स पर शेयर मतलब ईपीएस, ठीक उसी को डिवाइड करना है ईपीएस की ग्रोथ से, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ कितना कर रहा है कंपनी, प्रॉफिट कितना कमा रही है, कितने परसेंटेज पे ग्रोथ कर रही है, उसके बेस पे हम लोग उसको कहेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे में निकल के आएगा प्राइस टू इक्विटी टू प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक कंपनी है, उसकी अर्निंग्स ग्रो कर रही है 10% से, और उसका प्राइस टू अर्निंग्स भी 10 है, तो उसका पैग रेशियो क्या हो जाएगा, 1.0। और ऐसा ये फैक्टर है, वो कहा जाता है कि 0 to 1 होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ पैग रेशियो जो है वो 0 to 1 के बीच में होना चाहिए। अगर वो ज्यादा है, अगर वो एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो मतलब सॉरी, डिनोमिनेटर छोटा है। अगर ज्यादा आ रहा है रेशियो तो डिनोमिनेटर छोटा है, छोटा है का मतलब क्या है, अर्निंग्स की जो ग्रोथ आ रही है, एपीएस ग्रोथ, वो कम आ रही है। ठीक है? 0 से छोटा होगा, वो किस केस में होता है, जब नेगेटिव हो। जब अर्निंग्स नेगेटिव आ रही हैं तो वो पी भी उसका नेगेटिव होगा, पीजी रेशियो भी उसका नेगेटिव होगा। थोड़ा चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो हम बात कर रहे थे अभी पेंट्स के सेक्टर की, तो पेंट्स का सेक्टर ही लेते हैं। यहाँ पर एशियन पेंट्स, बर्जर वगैरह सब पेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे देखिए आप, एशियन पेंट्स सबका चहेता है, बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं अब तक। प्राइस टू अर्निंग्स बना लिया है इन्होंने 70.26, बहुत अर्निंग्स पे रह रही है। अगर हम देखते हैं कि इसका बुक वैल्यू भी 19 पे है, मतलब कि अपने जो इनके पास एसेट्स बचे हैं, लायबिलिटी लायबिलिटी माइनस करने के बाद, तो इतना है कि वो 19 टाइम्स का प्राइस है। तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत नेगेटिव फिनोमेना है। अब प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ देख रहे हैं तो 7.24, हमने कहा था अभी 0 to 1 के बीच होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हमें थोड़ा सोचना चाहिए कभी कि अगर हम कोई भी सेक्टर को एनालिसिस कर रहे हैं, कोई स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं, कि तो सब में ही ज़्यादा है। चलो अब हम देखते हैं आगे उस किसी में कि ये है हमारे पास आईटी सेक्टर। तो अब इसमें 2 कंपनीज़ हैं, हमने थोड़ा कंपैरिज़न करने की कोशिश करी, तो हमें मिले कि यहाँ हैप्पीएस्ट माइंड्स है, टाटा एल्क्सी है। ठीक है? आईटी सेक्टर में है, थोड़ा सेक्टर हल में थोड़ा-सा चेंज रहता है टाटा एल्क्सी का, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है देखो, 52.56, 52.36, प्राइस टू अर्निंग्स बिल्कुल बराबर सा है ऑलमोस्ट, ठीक है? लेकिन अब हमें इन दोनों में से एक को चुनना है, तो किसको चुनें? तो देखते हैं कि चलो देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। तो 15.8 टाइम्स है इसका बुक वैल्यू, और यहाँ पर टाटा एल्क्सी का 22 है। तो फिर अच्छा लगता है कि ठीक है, एक फैक्टर हमें मिला कि हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो टाटा एल्क्सी के कंपैरिजन में बुक वैल्यू के टर्म्स में थोड़ा बेटर पोजीशन पे है। अब लेकिन क्या इनका जो प्राइस टू अर्निंग्स दोनों ने जो बराबर किया, क्या वो अपने जो ग्रोथ कर रहे हैं, ईपीएस की ग्रोथ जो हर साल कर रहे हैं, उसके रेशियो में कैसा रेशियो है? तो वहां हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि ये 0.47 से 0 to 1 के बीच में, हमने अभी पढ़ा था 0 to 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है जिसमें कि अर्निंग ग्रोथ है वो बड़ा होना चाहिए, तो एक से इसका कम आएगा। तो यहाँ पे एक से कम आया, बेटर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है टाटा एल्क्सी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, अर्निंग्स पर ग्रोथ छोटी है, इसलिए क्या हो रहा है कि टू प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बड़ा है, ग्रोथ परसेंटेज छोटी है, तो इसका रेशियो आया 2।
मतलब कि 1 से ज़्यादा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका पीईजी रेशियो बड़ा है, मतलब नेगेटिव है। तो इन दोनों में अगर हमें चुनना हो, तो हम एक एनालिसिस के बेस पे ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने स्क्रूटनी कर दी है, हमने सेग्रीगेशन कर दिया है और हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा बेटर पोज़ीशन पे है। ठीक है? तो आशा कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा ये समझ में आ रहा होगा कि हमने पी रेशियो, पीवी रेशियो और पैक रेशियो ये तीनों हमने समझा। अच्छा, अब एक एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये समझने के लिए कई बार क्या होता है कि हमें कंपनीज़ मिलती हैं कि प्राइस टू अर्निंग भी उसका प्राइस भी छोटा है, प्राइस टू अर्निंग्स भी बहुत कम है, हमें लगता है काफ़ी अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी कम है, हमें लगता है अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से भी कम पे है, मतलब कि बुक्स वैल्यू भी इतनी अच्छी है कि अगर कल को ये लिक्विडेट हुई तो हमें तो उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन क्या हमें उसमें पैसा लगाना चाहिए? क्योंकि हर कंपनी के इस बेस पे हम पैसा नहीं लगा सकते कि कल को ये डूबेगी, हमें उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उसका फिर हमें देखना चाहिए पैग रेशियो, मतलब पीईजी रेशियो। तो देखो एस चांदन कंपनी, जो स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट लाइफ से जस्ट निकले हैं जानते हैं, एस चांदन कंपनी की काफ़ी बुक्स आती हैं, गाइड्स आती हैं। एस चांदन कंपनी 214 का प्राइस, 9.9 का पी, मतलब अच्छा है, 10 से कम भी है। बुक वैल्यू का जो करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू है, मतलब पीवी रेशियो है 0.92, मतलब अच्छा है, 1 से कम है। और यहाँ हम देखेंगे पीईजी रेशियो हमें बताएगा ओहो हो गड़बड़ है कुछ, 0.3 है नेगेटिव में। 0.3 पॉजिटिव होता तो मानते कि चलो ठीक है, बेटर प्लेस्ड अच्छा है, लेकिन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर गए, हमने देखा सेल्स जो 5 इयर्स का आ रहा है, प्रॉफिट जो 5 इयर्स का आ रहा है, वो नेगेटिव है। मतलब ये नेगेटिव सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसलिए इनका पैग रेशियो भी क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ हमें कंपनी को एक अलर्ट मिलता है कि नहीं, 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 थोड़ा रुकना चाहिए। चाहे पी अच्छा हो, चाहे बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा हो, लेकिन नहीं, पैग रेशियो तो नेगेटिव है। तो हमें ऐसे में इनके साथ हमें नहीं बढ़ना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हुए। तो ऐसे हमें एनालिसिस करना चाहिए। तो आई होप थोड़ा-सा आपको समझ में आया है, मैं समझा पाया हूँ। थोड़ा हम समरी कर लेते हैं, जो भी हमने अब तक समझा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, लोअर पी रेशियो मीन्स स्टॉक हैज़ हाई अर्निंग्स। हमने समझी थी कि ज़्यादा, हेंस लोअर इज़ बेटर। तो पी रेशियो के लिए सिंपल सा क्या है? लोअर इज़ बेटर, कम है तो अच्छा है। प्राइस टू बुक रेशियो, पीवी रेशियो, लोअर पीवी रेशियो मीन्स हेल्दी एसेट्स इन बैलेंस शीट, अच्छी एसेट्स हैं, लायबिलिटी माइनस करने के बाद भी अच्छी एसेट्स हैं। तो हमें कह सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू इज, अगर कम है, अच्छी है, और 1 से कम है तो बहुत अच्छी है, या जितनी कम है उतनी अच्छी है। ये भी पीई की तरह ही पीवी रेशियो है। पीजी रेशियो, पैग रेशियो, लोअर पैग रेशियो मीन्स ग्रोथ ऑफ स्टॉक इज हायर देन पी, मतलब ग्रोथ जो है कि उस शेयर की वो अच्छी हो रही है अगर पैग रेशियो कम है। तो आइडियली पैग रेशियो हम कहते हैं कि वो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा है। 0 से कम अगर जा रहा है तो नेगेटिविटी है, तो हम कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं है। तो आई होप आपको आज का जो हमारा प्रयास है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और हमको आज ये बनाने में हेल्प करी है स्क्रीनर ने। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, स्क्रीनर आप सभी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्री और पेड वर्ज़न दोनों हैं। आप कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे, पहले फ्री में भी काफ़ी फीचर्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ़ में एनालिसिस करने के लिए। तो अब हम आ गए अपने आज की वीडियो के एंडिंग पे। तो हमारा ये प्रयास आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने में ज़रूर मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लें, क्योंकि हम हर वीकेंड पे ऐसे ही एजुकेशनल या फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोज़ लाते रहते हैं। और इस एजुकेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगला वीडियो करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीकेंड पे, जो आएगा वो होपफुली आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आएगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।